यहाँ से भी तो पकड़ लेता है। हेडिंग क्या डाला हुआ है? चार्जिंग ऑफ अ, इसमें डालो तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी लिखा गया है। देखो इधर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ? चार्जिंग ऑफ अ बॉडी ना। जो बॉडी है, बॉडी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो चार्ज का जब भी बात करेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट पे किया जाएगा, सेमीकंडक्टर पे हम बात नहीं करते। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर हम लोग को मिलेगा ना, तो सेमीकंडक्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, वो सेमीकंडक्टर पे ही बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, तो अभी हम केवल 2 टॉपिक का बात करेंगे, 2 तरह के ऑब्जेक्ट का, 2 तरह के बॉडी का बात किया जाएगा। एक का नाम कंडक्टर होगा और एक का नाम इंसुलेटर होगा। तो चार्जिंग भी हमको इसी का देखना है कि कंडक्टर को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसको समझना है। तो इसके नीचे में सब हेडिंग बनाओ, एक और छोटा सा हेडिंग बनाओ, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को चार्ज करने का सबसे पहले हम तरीका ढूंढते हैं कि कंडक्टर को हम चार्ज कैसे करेंगे। लिख लिया, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। नीचे लिखो तो कंडक्टर लिख के डैश दो। जिसको हम चार्ज करने वाले हैं वो कहते किसको है? कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है, तभी ना उसका चार्जिंग समझेंगे। तुमको पता होगा कंडक्टर किसको बोलते हैं? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्लो में। देखो सुनो, समझना, एकदम सिंपल सिंपल बात है। कंडक्टर का मतलब होता है कि वैसा कोई भी मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। समझा? वैसा कोई भी मटेरियल, वैसा कोई भी सबस्टांस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको कंडक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैसा सबस्टांस, वैसा सबस्टांस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है? एक बताते हैं, क्या बता रहे थे? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? आधा कंडक्टर है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा, लेकिन वो कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा। 2 4 को 5 को 10 को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। कंडक्टर में बहुत सारा है, लाखों करोड़ों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत है। तो क्या सेमीकंडक्टर को हम कंडक्टर कहते हैं? नहीं, सेमीकंडक्टर नामे है, तो नाम सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर ना। तो इसके और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में क्या समझ में आ रहा है? इसके मुकाबले इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा, और इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसमें आराम से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा लेंगे। अब इसमें इस सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए उसका तरीका बताया जाएगा कि इसको भी हम कंडक्टर बना सकते हैं, चाहे तो हम इंसुलेटर भी बना सकते हैं। तो इसका तुमको बातें नहीं करना है, बात केवल इसका करना है। तो आज के बाद ध्यान में रखना है कि कंडक्टर का मीनिंग क्या है। तो कंडक्टर का बस मीनिंग क्या होता है कि वैसा कोई भी मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको कंडक्टर कह सकते हैं। जिसमें एग्जांपल में कौन आएगा? जितना भी तुमको मेटल दिखता है, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, समझ रहा है? कि जितना भी मेटल दिख रहा है तुमको, जितना भी पीरियोडिक टेबल में मेटल है, वो सब मेटल किसमें आता है? अब मेटल को कंडक्टर क्यों कह रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसी में काहे होता है, इसमें काहे नहीं होता, या इसमें काहे नहीं होता है? ये भी सवाल बनता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में डेवलप कहां से हुआ? अब हुआ तो इसमें हुआ, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? तो उसके अंदर हमको जाना पड़ेगा। कंडक्टर के अंदर हम कुछ बात करेंगे, एनर्जी देखेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, तब आपको फाइनली आंसर मिलेगा। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है, कोई पूछे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, तो एक लाइन का आंसर जो हम तुमको याद करा सकते हैं, अभी समझाया नहीं जा सकता है, समझाया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे ना
तीनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंसुलेटर किसको कहते हैं, कंडक्टर किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, उस तीनों का डेफिनेशन आएगा। और तीनों का डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, इसमें क्यों नहीं होता है, और इसमें थोड़ा बहुत कैसे होता है, वो सब कुछ मिलेगा आपको आंसर। अभी के लिए क्या रखना है, कंडक्टर बोले तो, इंसुलेटर बोले तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, और सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत होता है। अभी हमको इसको चार्ज करना है ना, हमको क्या करना है, कंडक्टर को चार्ज करना है। कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, तब बोलना कि सेमीकंडक्टर में बता देंगे, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है इसका भी आंसर देंगे, लेकिन अभी के लिए रोक रहे हैं इसको। अभी के लिए बस तुम इतना याद रखना कि कंडक्टर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर अगर हम बोल रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इसी को हमको चार्ज करना है ना। तो लिखो, कंडक्टर के बारे में 10 देख के कुछ लिखा था, लिखिए, those material which having large number of free electrons, those materials which having large number of free electrons, large number of free electrons for conduction of electricity, for conduction of electricity, for conduction of electricity are called as conductors। कुछ और बोल सकते हो, बोलो। इलेक्ट्रॉन से हीट को ट्रांसफर नहीं करते हम, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है। कंडक्टर हीट का, कंडक्टर जो देख रहे हैं ना, तो एक होता है हीट के हिसाब से कंडक्ट करवाना, हीट का एगो कंडक्शन हुआ, एगो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ, तो दोनों एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है ना। अभी हम क्या कंडक्टर का पहचान क्या बोल रहे हैं कि वैसा मटेरियल जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर है। अभी कंडक्टर के हिसाब से अगर हीट तुम सोच रहे हो तो बहुत सारा मेटल है जो हीट को भी ट्रांसफर करता है ना। तो हीट का कॉन्सेप्ट अलग है। कंडक्टर का डेफिनेशन, कंडक्टर का ऐसे नाम सुनते हैं कंडक्टर, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर कंडक्टर किसी चीज को बोल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो होगा। हम ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि कंडक्टर है तो हीट का फ्लो करवाएगा तो इसको कंडक्टर बोल देंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। हीट भी कंडक्ट होता है, तो हीट का कंडक्शन के लिए कंडक्टर जरूरी है। बिना कंडक्टर के हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हवा से भी हीट ट्रांसफर हो जाता है, तो हवा कंडक्टर है। हवा कहीं पे आग लग गया है, वहां पे आग जल रहा है, यहां पे गर्मी लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो हीट का कंडक्शन आखिर यहां तक हो रहा है, तभी ना हमको तुमको गर्मी लग रहा है। अब जो हीट का कंडक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? एयर। तो एयर कंडक्टर है नहीं ना। तो कंडक्टर का डेफिनेशन अगर देना है तो किसके थ्रू देना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर है, अगर नहीं हो रहा है तो इंसुलेटर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कौन करवा सकता है? जिसके पास। क्लियर? लिखो क्या लिखा? दोज मटेरियल्स विच हैविंग large number of electrons for conduction of electricity are called as conductors, are called as conductors. For example लिख लो, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। और दिमाग में रखना कि जितना लगभग मेटल है सब क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है? तो कंडक्टर क्या होता है ये हमको समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया क्या? कंडक्टर क्या होता है जिसमें तो याद भी रहेगा, भूलने वाला चीज है नहीं। अब इसको हमको चार्ज करवाना है, तो चार्ज कैसे होगा? तो लिखो नीचे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, methods of charging
मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। जनरली देखो ऐसा होता तो जनरली तीन मेथड है, लेकिन कभी कभी चार को भी नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन चौथा नाम एक्चुअली में वो नाम नहीं है, तीसरा में शामिल होता है, तो हम नाम लिखवा देते हैं। पहले लिखो पहला मेथड्स कौन कौन सा है, तो पहला मेथड में लिखिएगा नंबर 1 में लिखिए बाय एडिशन और रिमूवल, बाय एडिशन और क्या लिखा, पहला रिमूवल और एडिशन, कोई बात नहीं, बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे आसान तरीका ये वाला है, कल हम बताए थे इसके बारे में, देखो बोर्ड पे देखना, देखो दो बॉडी है और दोनों कैसा है, मेटल, मेटल बोले तो कंडक्टर, ये भी क्या है कंडक्टर, दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल है क्यों, क्योंकि जो भी तुम बॉडी लेके चल रहा है इसके एवरी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल। कोई भी तुम मेटल ले लो, एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो इसमें के गो इलेक्ट्रॉन है एक एटम में 13, और प्रोटॉन भी के गो है, चार्ज तो बराबर है प्लस और, तो नेट चार्ज कितना है 0। समझ में आ रहा है ना, कोई भी एटम हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो ये हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब इसमें कोई चार्ज, और उसका रीजन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इसमें बराबर होता है। हमको बोला कि इस पे चार्ज हमको लाना है, इस दोनों बॉडी को चार्ज करो, तो सबसे आसान तरीका है कि एक में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, दूसरे का में डाल दो। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम है, आपको कल बताए थे। इलेक्ट्रॉन कहां पे लाई करता है, न्यूक्लियस के बाहर सेल में, इसमें इलेक्ट्रॉन है, हर सेल का एनर्जी होता है कुछ, सब हम पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, अभी तुम सुनते रहो। ये हर सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कुछ एनर्जी है जो कि फिक्स है, और जो भी एनर्जी है वो नेगेटिव में है। इसका एनर्जी कैसा है, और नेगेटिव एनर्जी हमको बाउंडेशन बताता है। ग्रेविटेशन में हम पढ़े कि जहां पे एनर्जी नेगेटिव हो जाए वहां पे सिस्टम बाउंडेड होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, अगर दोनों का एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो एनर्जी कैसा मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस इसको बाउंड करके रखा हुआ है, ये छोड़ नहीं सकता है। अगर जबरदस्ती इसको हम छोड़वा दे तो छोड़ देगा, और जो जो जबरदस्ती होता है क्या होता है, एनर्जी का सप्लाई होता है। तो बाहर से एनर्जी का सप्लाई अगर इस इलेक्ट्रॉन को कर दो ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको एनर्जी देंगे जितना इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, अगर उतना एनर्जी इसको मिल गया तो ये सेल से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलेगा तो हवा में तैरते रहेगा नहीं, इसको कोई चाहिए दूसरा मीडियम या मटेरियल जिसमें जाके इंटर होगा। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाले और दूसरा बॉडी में डाल दिए। कल एग्जांपल बताए थे कि मान लो कि इसमें से 4 को इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहां पे क्या पैदा होगा 4 प्लस, और यहां पे क्या पैदा होगा 4 माइनस। 4 प्लस और 4 माइनस समझते हो क्या, 4 माइनस का 4 प्लस का मतलब क्या है, 4 प्लस का मतलब ये हुआ कि 4 को इलेक्ट्रॉन निकला है तो 4 को प्रोटॉन ऑटोमेटिक बढ़ गया। क्या बाहर से कोई प्रोटॉन बढ़ा है, नहीं नहीं नहीं, ये एल्युमिनियम था ना, 13 को इलेक्ट्रॉन, 13 को के को इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो के को बचा 9 को इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन में कोई फर्क पड़ा, तो 9 इलेक्ट्रॉन के को बैलेंस किया तो 4 को प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है। यही 4 प्रोटॉन पे जो चार्ज है प्लस, यही प्लस चार्ज पूरे बॉडी पे हमको दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि 4 प्लस चार्ज पैदा हुआ। इसमें क्या हुआ 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया तो 4 इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव दिखाएगा ना, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पे जो एक्स्ट्रा चार्ज हमको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे 4 को नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ। तो बताओ आसानी से चार्ज हो गया दोनों बॉडी, इसको बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, इसको बोलेंगे, बात खत्म। तो मेटल को चार्ज करने का सबसे आसान तरीका क्या दिखा, एडिशन और रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रॉन, इसमें एडिशन हुआ, ऐसे किसी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो प्लस चार्ज, किसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो माइनस चार्ज, तो चार्ज हो गया ना। मेटल को चार्ज करने का सबसे आसान तरीका लिखो, फोटो में दिखा दो। नीचे फोटो ऐसे दिखा दो बस। कहीं से कुछ दिक्कत हो आप पूछिएगा। बिना कंडक्ट के कैसे होगा? ऐसे देखो, एक तरीका हम क्या बताए कि इसमें से 4 को इलेक्ट्रॉन को, एक वर्ड सुना है आयोनाइजेशन, सुना है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं रिमूवल। आयोनाइजेशन का अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि आयोनाइजेशन क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट या एनी सेल। ऑर्बिट का मतलब सेल है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट इज कॉल्ड। और रिमूवल का मतलब क्या होता है कि अगर ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो एटम से अट्रैक्शन है ना, तो ये अट्रैक्शन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। तो बाहर मान लो कि इस एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, तो ये बाहर कहां रहेगा? कहीं जाने के लिए इसको जगह चाहिए ना, तो कोई दूसरा बॉडी हम ले लिए और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें हम डाल दिए। तो बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें जब डाल देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया। तो बढ़ गया तो माइनस चार्ज, घट गया तो प्लस चार्ज। ठीक है? जैसे हाइड्रोजन होता ना, हाइड्रोजन या हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो लिखता ना तुम He+1 आयन। ये क्या है बताओ? ये आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हीलियम का कोई स्ट्रक्चर होगा ना, हीलियम का एटम होगा ना। मान लो कि यही हीलियम था, मान लो। अब हीलियम पे बताओ कि ऐसा सिचुएशन बना हुआ है तो इस पे कौन सा चार्ज है? तो कैसे आया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिए, प्लस चार्ज आ गया। और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो तैरते नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं अपना जगह खोजेगा, तो जहां पे जाएगा वहां पे क्या दे देगा? अभी जो कंडक्शन का जो तुम बात कर रहे हो ना, ये अगला मेथड में हम लिखवाते हैं। देखो, इसी को कभी कभी बोला जाता है थर्मो आयोनिक इमिशन। नाम सुना है? थर्मो आयोनिक इमिशन का मतलब कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है जो तुम यहां से भी बोला था ना कि जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे तो अपने तो नहीं निकलेगा, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो कोई मेटल लो, नीचे से गैस जला दो या कोई भी हीट का अपना व्यवस्था कर दो। एक बॉडी है, देखना समझना, और नीचे से गैस जल रहा है तो गर्म होगा ना, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इसको तुम लगातार सप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है, बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, और तुम इसको क्या दिया? हीट। तो तुमको हीट में एक क्लास मतलब स्टार्ट किए थे हम, स्टार्ट किए थे वहां पे तुमको क्या बताए थे कि कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल है तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, पढ़ाए थे थोड़ा सा। थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या था कि जब तुम इसको हीट दोगे तो जितना भी एटम तुमको या मोलिक्यूल तुमको दिख रहा है, एटम या मोलिक्यूल, इस सब में वाइब्रेशन होता है हीट के कारण। ये अपने जगह पे वाइब्रेट करता है, हिलता है। जैसे जैसे हीट बढ़ाओगे ना वैसे वैसे वाइब्रेशन भी बढ़ेगा। अब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो आसपास कोलिजन होगा, और कोलिजन के कारण एक्सपेंड होता था। तो हम एक्सपेंशन पे नहीं जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर ये मेटल है, हम मेटल है तो क्या होगा? तो कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से है। अभी तुमको जितना भी डॉट दिख रहा है मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और तुम नीचे से हीट दे रहा है, तो हीट देगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा ना। अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिल गया तो ये निकल जाएगा, और निकल गया तो क्या पैदा करेगा? प्लस। ये सब एक बार नहीं बार बार आएगा। एक होता फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, नाम सुना है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है कि एक मेटल है, फिर से क्या है? मेटल है,
इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, और इसमें हम लाइट को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? और लाइट के पास भी एनर्जी होता है, लाइट के पास भी, लाइट का एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे Hc/λ होता है, या इसी को लिखते हैं hν। नहीं सुना? कोई बात नहीं, जो तुमको हम बस सिखा रहे हैं वो पॉइंट को पकड़ना। ये फार्मूला पे ध्यान मत दो कि क्या होता है, जब समय आएगा तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लाइट आ रहा है तो लाइट के पास एनर्जी आ रहा है, लाइट के साथ क्या आ रहा है? और लाइट में होता है छोटा छोटा पार्टिकल, ये भी सुना है, और छोटा सा पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? तो अगर फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है मेटल पे, किस पे? अब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। हर मेटल का अपना प्रॉपर्टी होता है कि मेटल में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा। कम से कम एनर्जी एक डिफाइंड वैल्यू होता है, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन, जिसको लिखते हैं फाई से। अगर लाइट का एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना हमको देना पड़ेगा, कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको देना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? फाई। अगर लाइट का एनर्जी जो भी है Hc/λ अगर बोल दे कि फाई से ज्यादा है, तो ये लाइट आएगा, जिस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या इसमें पैदा होगा? तो देखो तीनों का एक ही लॉजिक है। हम सिंपल वर्ड में समझा दिए कि किसी भी मेटल को, कंडक्टर को अगर चार्ज करना है तो रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, चार्ज हो जाएगा। एक से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, दूसरा का इलेक्ट्रॉन को डाल दो, जिससे निकलेगा प्लस, जिसमें जाएगा। अभी जो निकालने और डालने का जो काम है वो तुमको जैसे मन करता है कर लो। दो तरीका यहां पे दिख रहा है, पहले हीट से, दूसरा लाइट से। तो हीट से होगा तो थर्मो आयोनिक इमिशन कहलाएगा, लाइट से होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाएगा। समझ रहा है? तो क्या ये तीनों अलग है? कमवा तो वही ना कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना मेन काम है। यहां भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हम सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर तुमको चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या इलेक्ट्रॉन को डाल दो। इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, प्लस डालेगा, काम खत्म है। कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, सेकंड मेथड। आपस में बात नहीं करो रही, चुपचाप लिखो और समझो बात को। लिखिए सेकंड, लिखना चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, मेटल को चार्ज करने का दूसरा जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन वर्ड समझते हो? बोल जल्दी। कंडक्ट करवाना, कंडक्ट का, कंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडक्शन को हिंदी में कंडक्ट करवाना कहते हैं, ठीक है? कंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडक्ट करवाना। तो इसमें हिंदी करने हैं, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो। उसको ऐसे बोलते हैं हिंदी में चालन, चलने वाला। कंडक्ट का मतलब होता है चलन, चलना चाहिए उसको, तो हिंदी में उसको बोलते हैं चालन विधि, कंडक्शन मेथड। समझो तुम क्या लिखा? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं उसको ध्यान से देखो। इधर हमारे पास दो बॉडी है, दोनों मेटल है, ध्यान दो बोर्ड पे एकदम। ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। कंडक्टर का हम चार्जिंग देख रहे हैं ना। पहला मेथड क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या जो कि सबसे आसान है। दूसरा मेथड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में तुमको क्या करना पड़ेगा कि जो दो कंडक्टर तुम ले रहे हो ना, इसमें एक को पहले से चार्ज रहना चाहिए, तभी कंडक्शन होगा। जैसे मान लो कि इस बॉडी पे हम चार्ज देते हैं, देखो कंडक्टर पे चार्ज दिखाने का तरीका समझना बात को। अगर ये कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, ऐसा देखो यहां पे देखो तो पहले, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है ना कोई इलेक्ट्रॉन गया है, तो न्यूट्रल है ना। अब मान लो कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या पैदा होगा? 4 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ कि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्री होता है कि बाउंडेड होता है? फ्री होता है। अभी तो बताते फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर है तो चार्ज फ्री है, और चार्ज अगर फ्री है तो प्लस प्लस को क्या करेगा?
तो रिपेल करेगा तो ये अंदर रह पाएगा, तो इसको बाहरी आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा? ये दिखाने का दो तरीका है, या तो तुमको हम जैसे दिखाएं ऐसे दिखाना, या तो तुम ऐसे दिखाना। ये दोनों एक ही चीज है। ये भी आउटर सरफेस बोलेंगे, ये भी आउटर सरफेस बोलेंगे। कि चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करेगा? कोई बोले कि कंडक्टर के अंदर चार्ज रह सकता है, तो नहीं। अगर ये बॉडी कंडक्टर है तो अंदर में चार्ज नहीं रह सकता है। अगर चार्ज पैदा भी होता है तो ये फाइनली कहां पे रहेगा? आउटर सरफेस पे। तो चार्ज कहां पे रहता है? किस में? कंडक्टर में। अगर हम बोलते हैं कि इंसुलेटर है तब अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज फ्री नहीं है। जहां पे पैदा होगा वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन कंडक्टर में वहां पे म्यूचुअल रिपल्सन होगा, इसमें प्लस प्लस रिपेल करेगा, रिपेल करके कहां पे पहुंचा देगा? बाहरी सतह पे, आउटर सरफेस पे। तो इसलिए कंडक्टर पे कभी भी चार्ज दिखाएंगे तो कहां पे दिखाएंगे? आउटर सरफेस पे। हो गया। मान लो कि बॉडी पहले से चार्ज था, मान लो कि बॉडी क्या था? पहले से चार्ज था। कौन सा चार्ज दिख रहा है? तो कोई पूछे कितना चार्ज है, तो मान लेते प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, मान लो इसमें चार्ज कितना है? क्यू। इनिशियल ही है, इनिशियल। क्यू आई फॉर इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है? क्यू। हमको इसको चार्ज करना है, किस मेथड से? तो सीधा सीधा उपाय है, इससे वो तार लाओ, इससे वो तार लाओ, और दोनों को जोड़ दो। ये अपने आप चार्ज फ्लो कर जाएगा। बस इसको मीडियम मिल गया ना, चार्ज को फ्लो करने का मीडियम चाहिए। अगर इसको मीडियम हम दे दिए, तो देखो बॉडी पे चार्ज है, इस चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल हाई है। अभी पोटेंशियल का होता है तो पता चलेगा। पोटेंशियल इसके अगला चैप्टर में आएगा। तुम अभी क्या समझो कि अगर इसके पास चार्ज क्यू है, अब मान लो हम एक सेकंड के लिए बता दें कि गोलाकार है, स्फेरिकल है, इसका रेडियस कितना है? आर। आई भी सेम साइज का मान लो, तुम अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसको समझो। इसको भी रेडियस मान लो कितना है? इस पे इनिशियल चार्ज 0 है, इस पे इनिशियल चार्ज क्यू है, रेडियस। इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल को भी से लिखते हैं, इसका पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर। इसका पोटेंशियल कितना है? आई पोटेंशियल क्यों है? चार्ज के कारण। इसमें पोटेंशियल क्यों है? चार्ज के कारण। चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, चार्ज है तो अगर क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, गोलाकार है, तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, जो कि तुमको बाद में पता चलेगा। अभी केवल मान लेना है कि हाँ इतना होता होगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना है? इसमें कोई चार्ज है तो चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी, तो इसका पोटेंशियल 0। अब बता, एक बॉडी हाई पोटेंशियल पे चार्ज कैसा है, तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? प्लस। मतलब ये हाई पोटेंशियल है, एक का पोटेंशियल, तो एक हाई पोटेंशियल, एक। बताओ, जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहां पे चार्ज का फ्लो होता है ना। जहां पे दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं? बैटरी सबसे बढ़िया एग्जांपल। दो टर्मिनल आपको दिखता है, एक पे प्लस, एक पे प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब दोनों से तार निकाल के जोड़ दो, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बल्ब काहे जला? क्योंकि एगो टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है और एगो टर्मिनल, तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा। तो यहां पे भी चार्ज का फ्लो हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, चार्ज यहां से निकल के यहां पे जाएगा। अब चार्ज कितना फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा? तो इसलिए डायमेंशन इक्वल लिए हैं। अगर दोनों का साइज सेम है, डायमेंशन अगर सेम है, तो फाइनली तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ रहे बात को? अगर एक बॉडी हाई पोटेंशियल पे है, एक बॉडी लो पोटेंशियल पे है, दोनों को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हैं, तो चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। समझ में आ रहा बात? जब तक भी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। बैटरी डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है? बैटरी को चार्ज करके तार जोड़ के बल्ब जला दो, रात भर जलाओ, सवेरे तक डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? कि जो हाई पोटेंशियल जो लो पोटेंशियल था ना, वो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट था, वो 12 वोल्ट खत्म हो गया, वो अब 0 वोल्ट हो गया है। मतलब इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो एकदम क्लियर है बात? ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज के कारण हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव, इस पे चार्ज नहीं है, 0 पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, चार्ज का फ्लो होगा ना। चार्ज कितना फ्लो करेगा? तो अगर इक्वल साइज का बॉडी है तो दोनों पे फाइनली इक्वल चार्ज आएगा, तब पोटेंशियल बराबर होगा। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इनिशियल क्यू था,
तो फाइनल चार्ज कितना होगा क्यूब अपॉन टी 2। इस पे कितना हो जाएगा, इस पे इनिशियल चार्ज कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना होगा Q/2। बताओ इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया, अब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, अब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो बताओ ये चार्ज हो गया ना, हमको करना क्या था कि जो न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज करो, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने से चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं भाई कंडक्शन मेथड। नीचे छाप लो इसको, इसमें कुछ लिखना नहीं है, केवल समझना है, आगे काम देगा इसलिए पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल नहीं पूछने वाला है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी चीज है। हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने का कितना मेथड बताए, कैसे कैसे रिमूव करवा सकते हैं। अरे सुनो क्या पूछे, जो ये एडिशन रिमूवल बोले ना, तो हम बोले कि एडिशन रिमूवल एक ही चीज है, कहीं से रिमूव होगा तब ना ऐड होगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने का कितना मेथड है, ये चार्जिंग का 3 को मेथड बता रहे हैं, एडिशन और रिमूवल बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन, तो अलग चीज है। हम क्या बोले कि रिमूव जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कर रहे हैं ना, उसको रिमूव करने का कितना तरीका, लाइट से, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, हीट इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन और आयोनाइजेशन, वही ना हुआ जी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन, उसमें एनर्जी हमको देना पड़ेगा। एनर्जी तुम दिया लाइट से, एनर्जी तुम दिया हीट से, और एक होता है फील्ड इमिशन। हाँ फील्ड इमिशन भी एक होता है, फील्ड इमिशन में भी एनर्जी है, कहां से, फील्ड के पास एनर्जी होता है, तो फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। वो आएगा आगे चैप्टर में हम बताएंगे कभी, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जब बताएंगे ना तब। नाम याद रखना कौन कौन, फोटो इलेक्ट्रिक, थर्मोएनिक और फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का जनरली 3 मेथड होता है, लाइट से, हीट से, फील्ड से। ये बन गया। थर्ड लिखो, तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन भी सुने हो क्या, कहां पे सुने हो, घर है वो, नहीं वो गलत समझ रहे हो, वो इंडक्शन चूल्हा होता है, वो नहीं। इंडक्शन चूल्हा में भी खतरनाक फिजिक्स लगता है, हमको नहीं लगता है कि किसी को पता होगा इंडक्शन चूल्हा कैसे काम करता है। तो जी रहता है, कॉइल जलता है मैं, हीटर नहीं है वो, हीटर अलग होता है, इंडक्शन अलग होता है। इंडक्शन का कॉन्सेप्ट किसी को है पता कि इंडक्शन चूल्हा कैसे काम करता है, पता करना। इंडक्शन चूल्हा कैसे काम करता है खोजना, नेट पे सर्च करना, आप पता चले तो बताना है। अरे लाइन से तो चलिए रहा है, उसमें जो हीट, जैसे इंडक्शन चूल्हा को कभी छू के देखे हो, हीट होता है क्या, नहीं, लेकिन बर्तन बहुत जल्दी गर्म होता है। तो वहां पे कौन सा फिजिक्स काम कर रहा है, हाथ से छू रहे तो गर्म नहीं है, बर्तन तुरंत गर्म हो रहा है, पानी तुरंत बॉयल कर रहा है, क्या क्या, तो उससे क्या हो रहा है, हीट कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहा है ना, लेकिन हम हाथ से हीट को फील कर पा रहे हैं। तो जब हीट का जनरेशन है, हाथ से फील नहीं हो रहा है,
तो कैसा हीट है भाई? आखिर वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, घर में यूज कर रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि काम कैसे कर रहा है, पता करना। ऐसे वो काम करता है रेजोनेंस पे, हम बता दे रहे हैं, उसका मेन आंसर है रेजोनेंस। वहां पे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जब होता है ना, तो उसका इंटेंसिटी एकदम से 4 गुना बढ़ जाता है। इंटेंसिटी एकदम से 4 गुना बढ़ जाता है, तो वहां पे जो एनर्जी है, एनर्जी अचानक से बढ़ गया, बर्तन गर्म हो जाता है, तो वो रेजोनेंस पे काम करता है। चलो देखो इधर क्या लिखा, बाई इंडक्शन। ई इंडक्शन और वो इंडक्शन में फर्क है। बाई इंडक्शन का मतलब, अगर हिंदी में इसको हम लिख देते हैं, ई इंडक्शन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। हाँ, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करवाना, इंडक्शन का मतलब, इंड्यूस करवाना का मतलब पैदा करवाना। समझ रहे हो? ये कहां पे आप समझो, ऐसे सर में कलम को रगड़ के या कंघी को रगड़ के कागज में सताते थे बचपन में, तो सटता था ना, वो इंडक्शन कहलाता है, लेकिन वो फ्रिक्शन से हो रहा है। हम यहां पे इंडक्शन कुछ और करवा रहे हैं। देखो कैसे होता है, इंडक्शन का क्या मतलब है, देखो बोर्ड पे। फिर से 2 मेटल लिए हम, कंडक्टर, ई भी कंडक्टर, ई भी कंडक्टर, ठीक। इसमें से एक वो फिर से चार्ज है, मान लो इसमें कितना चार्ज है, +Q। अगर ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बहुत दूर है, तो इस दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब संबंध। अगर ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो कोई संबंध होगा, लेकिन मान लो कि बहुत नजदीक है, इसको हम नजदीक और बना देते हैं। मान लो कि इसको हम यहां पे ले आए, कंडक्टर को। अब बताओ इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा कि नहीं? अब कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों तो कंडक्टर है, इसके अंदर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है। इसमें खत्म हो गया? नहीं, अभी भी इसमें बहुत सारा है। कंडक्टर है तो कंडक्टर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चार्ज कंडक्टर है, इसमें चार्ज दिख रहा है ना, +Q पहले से है। अब तुम अगर इसके बगल में केवल इसको रख दोगे ना, तब प्लस किसको चाहता है? माइनस को। अब माइनस की तो कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो प्लस वाला सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, खींचेगा ना। तो इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, इस सब एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और सब इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो बाहर निकल जाएगा? तो नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। इस सब चार्ज फ्री था ना, इस सब चार्ज क्या था? अगर ये फ्री चार्ज है, अब प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस सब चार्ज इधर भागेगा, तो इधर से भागेगा तो निकल नहीं जाएगा, भागेगा तो कहां पे आ जाएगा? आउटर सरफेस पे। ये आउटर सरफेस पे क्यों आया? तो प्लस के अट्रैक्शन के कारण आया। क्यों आया? प्लस इसको अट्रैक्ट किया, इसलिए इस पे माइनस चार्ज हमको दिख रहा है। क्या इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकला है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं हुआ है। क्या कोई इलेक्ट्रॉन गया है? तो ना तो एडिशन है, ना तो केवल मूवमेंट है। केवल क्या है? मूवमेंट है, शिफ्ट कर रहा है। बॉडी के हर एक तरफ के हर एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस बॉडी की तरफ आ रहा है। फ्रंट फेस को फ्रंट इसके सामने वाला फ्रंट फेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। अब बताओ जितना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ होगा। कल आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन। तो यहां पे लॉस नहीं हुआ है, लेकिन अपनी जगह से हट गया ना, तो जितना अपना जगह से सब इलेक्ट्रॉन हटा, वहां पे क्या पैदा करेगा? प्लस। तो बताओ अगर सब इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो सगड़ो प्लस पैदा हुआ होगा। अब प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तब प्लस कहां चल जाएगा? बैक साइड पे जाएगा। इस बॉडी के अपोजिट साइड पे कौन चल जाएगा? प्लस। इस साइड पे कौन आ जाएगा? प्लस किसको अट्रैक्ट किया? तो माइनस आया। अब माइनस के कारण क्या डेवलप हुआ? अभी भी बताओ, इस ओवरऑल बॉडी पे, सेकेंड वाला बॉडी पे क्या कोई नेट चार्ज है? किस पे? इस पे कहां कोई चार्ज था? ये तो न्यूट्रल था। यही तो बता रहे, सूत रहा था क्या? देखो इधर, ये चार्ज कंडक्टर था, यही क्या था? न्यूट्रल, मतलब इसमें कोई चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है ना, क्योंकि क्या है? कंडक्टर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है। प्लस वाला बॉडी आया, बोला कि सब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाओ, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन, देखो डैश एरो दिख रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब कहां जा रहा है? लेफ्ट के तरफ।
मतलब इस बॉडी की तरफ, तो सब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर क्या पैदा हो गया, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था पहले से, लेकिन हमको दिख नहीं रहा था क्योंकि सब एक दूसरे से बैलेंस कर रहा था। अब सब एक जगह पे जब जमा होगा इलेक्ट्रॉन वहां, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब इधर नेगेटिव आया तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में क्या पैदा होगा। अभी बताओ, इस पूरा बॉडी को हम न्यूट्रल नहीं बोल सकते, क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, तो नेट चार्ज कहां से आएगा। तो देखो चार्ज कैसे दिखाएंगे, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज था, इधर इधर देखो, बात नहीं करो, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो माइनस चार्ज इंड्यूस इसको बोलते हैं। ये चार्ज पहले से था, दिख नहीं रहा था, चार्ज पहले से था लेकिन देख अब दिखने लगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं, आई किसके कारण दिखा है, प्लस चार्ज के कारण दिखा है, तो इसको दिखाएंगे माइनस क्यू आई, वैल्यू इक्वल है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस को इंड्यूस करेगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस को इंड्यूस करेगा। तो प्लस क्यू चार्ज था, इंड्यूस कितना किया, माइनस क्यू, यहां पे आई फॉर क्या है, इंड्यूस। अगर यहां पे माइनस क्यू तो यहां पे प्लस क्यू, बताओ माइनस प्लस खत्म हो गया। तब बताओ ये बॉडी पे चार्ज दिखना शुरू हुआ ना, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बोलेगा कि सर चार्ज, नेट चार्ज तो जीरो है, तो चार्ज कैसे बोल रहे हैं, इस बॉडी पे नेट चार्ज तो जीरो है तो चार्ज कैसे बोलेंगे हम इसको। तो एक चीज तो ऐसा सिंपल समझो कि चार्ज दिख रहा है ना, तो हम बोले कि इस पे चार्ज का इंडक्शन हुआ है, ये चार्ज बॉडी पे हमको दिख रहा है। अगर तुमको बोलता है कि नहीं इसको हम इंडक्शन से हम चार्ज नहीं मान सकते क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, तो एक और ऑप्शन है, इस बॉडी में क्या करो कि अर्थिंग लगा दो, अर्थिंग, अर्थिंग, इसमें से एक तार जोड़ के और जमीन में गाड़ दो, ठीक है, तब इस पे तुमको चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे बताओ, ये बॉडी का दो पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट लो पोटेंशियल पे है, नेगेटिव चार्ज, राइट पार्ट हाई पोटेंशियल पे, क्यों, इसको कनेक्ट किससे किया, अर्थ से। अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो, अर्थ का पोटेंशियल, यहां पे क्या बताओ, अर्थ का जो कनेक्शन है बॉडी के किस पार्ट से है, राइट पार्ट, हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, दिख रहा है, चार्ज का फ्लो होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन का खान है, जो हमारा धरती है ना, बोला जाता है कि बहुत बढ़िया कंडक्टर है और सबसे बड़ा कंडक्टर है, इससे बड़ा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कंडक्टर तो है, जमीन पे खड़ा होकर तार को छुओ पता चलेगा कंडक्टर है, और कंडक्टर है इसका मतलब इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कमी। अगर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है, दोनों को तुम तार से जोड़ दिया, चार्ज का फ्लो होगा कब तक, जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो प्लस चार्ज खत्म, इस बॉडी पे केवल क्या बच जाएगा, तो चार्ज हो गया कि नहीं। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय। तो यही तीन गो मेथड था। अभी के बाद, आज के बाद अगर तुमसे या पूछे या कभी जरूरत पड़े कि कंडक्टर को चार्ज करने का कितना मेथड, पहला एडिशन और रिमूवल, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा, छाप लो इसको, हेलो, नहीं 10 बजे से, 10 से चलेगा 2 बजे तक। कहाँ से बोल रहे हो, अच्छा, हाँ तो ट्रेन है ना 9 बजे के आसपास, तो वही ट्रेन से आ जाओ, ठीक। हो गया,
इंसुलेटर को चार्ज कैसे किया जाता है? इंसुलेटर को, ये कंडक्टर था ना, इंसुलेटर को चार्ज कैसे करेंगे? बाय फ्रिक्शन। अभी बताते ना, बाल में कंघी को रगड़ के कागज सटाओ, अट्रैक्ट होता है। कंघी क्या है? बाल क्या है? इंसुलेटर, है ना। अगर दोनों को हम फ्रिक्शन करवाते हैं तो दिखता है कि चार्ज हो रहा है, चार्ज हमको दिखाई देता है ना, तब ना अट्रैक्शन है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे। कंप्लीट है? हेडिंग डालो, तो हेडिंग डालो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालिए, हेडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग बॉडी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग बॉडी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्या लिखा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, देखो बोर्ड पे, इस तरह का कंडक्टर है, चिड़िया जैसा है। हम ऐसे ही कंडक्टर मान लेना तुमको, लोहा का चिड़िया है। हाँ, खिलौना होता ना, खिलौना, तो लोहा का ऐसा चिड़िया टाइप बनाया गया। ये चोंच है इसका, हाँ, चिड़िया का। ये किसका है? मेटल का है, कंडक्टर है। और इस पे हम चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं, चार्ज इसको दे रहे हैं। मान लो कि क्यू चार्ज सप्लाई किए, कितना चार्ज सप्लाई किए? क्यू। तो चार्ज इसको अगर सप्लाई कर रहे हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। कौन सा चार्ज दे रहे हैं? तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको दे रहे हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा, अंदर होगा कि सरफेस पे? पहला पॉइंट, कैसा बॉडी? इसको तुम चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो चार्ज अंदर बटेगा कि सरफेस पे? सरफेस पे। हमेशा के लिए याद रख लो, कंडक्टर में कभी भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा। अंदर जाएगा भी तो फाइनली कहां पे आ जाएगा? क्योंकि रिपल्सन तो होगा। तो ये चार्ज कहां पे दिखाएंगे हम? दिख रहा है? अब सोचना ये है, देखो सवाल क्या है हमारा, क्या इस मेटल बॉडी के सब जगह पे, सब पार्ट के यूनिट एरिया में क्या बराबर चार्ज हमको मिलेगा? अगर इस बॉडी पे हम चार्ज दिए हैं 1 मीटर स्क्वायर में कुछ चार्ज रहेगा ना, तो 1 मीटर स्क्वायर तो सब जगह पे होगा, बहुत जगह पे होगा। क्या सब जगह 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज का वैल्यू इक्वल होगा? कॉमन सेंस से सोच के बताओ, तुमको क्या लगता है कि सब जगह पे चार्ज का डेंसिटी बराबर होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज वॉल्यूम में बढ़ रहा है कि सरफेस पे? अगर चार्ज सरफेस पे बढ़ता है तो इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। डिनोट किससे करते हैं? इसको बोलते क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सिग्मा को डिफाइन किया गया है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसको हम सिग्मा बोलेंगे। तो हम बोल रहे कि क्या सब जगह सिग्मा बराबर है? सिग्मा सब जगह बराबर कब होगा? जब यूनिट एरिया में सब जगह चार्ज बराबर होगा। एरिया नहीं बदल रहा है, चार्ज नहीं बदल रहा, तो सिग्मा भी। अगर एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं और चार्ज बदलते जा रहा है तो सिग्मा भी बदल जाएगा। तुमको क्या लगता है कि सिग्मा सब जगह सेम है कि बराबर है? मतलब अलग है? अलग होगा। बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी मेटल बॉडी पे अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे बटेगा, इस तरह से बटेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये क्या सर, नहीं समझ में आया? ये क्या लिखा, समझ में आया? किसी भी मेटल बॉडी पे अगर चार्ज का सप्लाई हम कर रहे हैं तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे बट रहा है, सरफेस का होता है एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया का जो वैल्यू होगा ना,
वो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर की इनवर्सली होगा। अभी लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इसको ऐसे समझो कि मान लो कि आपके पास एक बॉडी सिमेट्रिक है, परफेक्ट स्फीयर है, मान लो स्फेरिकल बॉडी है। अगर ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसका रेडियस कुछ कांस्टेंट होगा, और तुम इसको चार्ज सप्लाई किया कितना, तो फिर से चार्ज कैसे बटेगा, आउटर सरफेस पे बट गया। अब कोई बोले कि यहां पे बताओ सिग्मा सब जगह बराबर है कि अलग अलग, सेम, यहां पे अलग अलग नहीं, इसमें अलग अलग, उसमें हाँ, सरफेस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस सिमेट्रिक एक जैसा, इसका रेडियस सब जगह बराबर है, बताओ इसका रेडियस बदल जाएगा, स्फीयर है ना जी, तो अगर स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, सिग्मा डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डिपेंड करता है लोकल रेडियस पर। अगर आर का वैल्यू कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, अगर आर बदल रहा है तो सिग्मा भी बदलेगा। और देखिए रेडियस बढ़ा तो सिग्मा कम इनवर्सली, अगर रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा। क्या समझ में आ रहा बात? अब इस बॉडी को देखो आप, इसको चार्ज सप्लाई किए, चार्ज बंट गया, अब यहां पे सिग्मा हमको क्या दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली है। अब यहां पे चेक करते हैं, बताते हैं तुमको। सपोज करो हम एक सेगमेंट लेते हैं यहां से, एक छोटा सा इसका पार्ट, बताओ कोई भी तुम पार्ट काट लो, उस सर्कल का एक पार्ट है, बोलो है कि नहीं है? कहीं से भी तुम कोई भी पार्ट ले लो, उस सर्कल का एक सेगमेंट बनेगा। अगर ये वाला पार्ट को हम देखें तो देखो तो बन रहा सर्कल। ये पार्ट जो हम लिए थे, क्या ये सर्कल का पार्ट नहीं है? इसका कुछ रेडियस रहा होगा, मान लो इसका रेडियस कितना है, R1, कितना मान लेते हैं? यहां देखना, ये भी एक सेगमेंट है, इसका अगर सर्कल बनाए, देखो लगभग बन रहा है, इसके कंपेयर में इसका सर्कल अब बड़ा हो गया, कहा है कि यहां पे कर्व ज्यादा था और यहां पे थोड़ा फ्लैट है, तो जैसे जैसे सरफेस फ्लैट होगा सर्कल बढ़ते जाएगा। तो यहां पे हमको क्या दिखा कि यहां पे होगा लेकिन रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया, यहां पे R1 लिए थे, यहां पे क्या मान लो, R2 मान लो, ठीक। यहां पे देख लो, ये वो पॉइंट बन रहा है, शार्प एज है कि नहीं है? शार्प एज पे वो पॉइंट नहीं बन रहा है जी, पॉइंट भी एक सर्कल होता है, पॉइंट भी एक सर्कल होता है कि नहीं होता है? तो बताओ इसका रेडियस तो एकदम 0 है लगभग। इसका मान लो कि रेडियस R1 है, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2 है, इसको मान लो R3। ऐसा ऐसा सेगमेंट अगर देखें तो हर जगह पे रेडियस बदल रहा है, तो इसी को बोलते हैं लोकल रेडियस। लोकल क्यों है? क्योंकि हर जगह पे चेंज हो रहा है। इसमें देखो रेडियस कांस्टेंट है, तो अगर रेडियस का यहां पे ऑर्डर लिखा जाए, बता सबसे बड़ा रेडियस, सबसे छोटा रेडियस, उसके बाद ये सबसे छोटा है, इसके बाद सबसे बड़ा रेडियस कौन हुआ? यहां पे जो चार्ज का डेंसिटी होगा, मान लेते सिग्मा 1, यहां पे जो होगा और यहां पे जो होगा सिग्मा 3। बताओ चार्ज का डेंसिटी कौन ज्यादा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3? सिग्मा, रिलेशन देख के बोलो, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो सिग्मा कम, उल्टा। रेडियस देखो सबसे ज्यादा कौन है, तो सिग्मा सबसे कम होगा। अगर सिग्मा का ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेगा, सिग्मा 1 सबसे ज्यादा, R1 के जगह पे जो सिग्मा 1 होगा सबसे ज्यादा। यहां पे चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, यहां पे चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे रिलेटिवली कम होगा। तो सिग्मा 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद इसके बाद क्या क्लियर दम दिख गया? तो किसी भी मेटल पे, किसी भी कंडक्टर पे अगर तुम चार्ज को सप्लाई करते हो तो चार्ज कहां पे बटेगा, आउटर सरफेस पे। किस हिसाब से बटेगा? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर सिग्मा कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो सिग्मा भी, मतलब अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो सब जगह पे सिग्मा बराबर होगा, लेकिन अगर बॉडी सिमेट्रिक नहीं है तो नहीं होगा। अब बताओ अगर ये लोहा का चिड़िया था तो चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, चोंच पर, क्योंकि चोंच पे रेडियस बिल्कुल कम है। दिख रहा है क्या? तुम में चार्ज सप्लाई कर दिया जाए, तुम में चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे आएगा, मुंह पर आएगा। शार्प एज पकड़ो, शार्प एज, एक तो बन सकता उंगली, एक बन सकता नाक। यहां पे रेडियस सबसे कम है, रेडियस जहां पे नहीं,
फ्लैट सरफेस जहां पे दिख रहा है, सुनो, जहां पे फ्लैटर सरफेस है रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा सिग्मा घट जाएगा। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो तुम क्या पकड़ना, शार्प एज, रेडियस कहां पे सबसे कम है। जैसे कॉम्ब देख रहा है, कॉम्ब ऐसा होता है ना, मान लो लोहा का कंघी है, मान लो इसमें चार्ज सप्लाई करें, चार्ज कहां पे रहेगा सबसे ज्यादा, ये नुकीला वाला जो पॉइंट होता है ना, इस पे चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पे रेडियस लगभग जीरो, तो सिग्मा अनंत इनफाइनाइट। अगर रेडियस को लगभग जीरो करो 1/0 तो सिग्मा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्या ये दिमाग में बैठ गया? अब ऐसा कोई भी बॉडी हो तो आपको समझ में आएगा ना कि चार्ज कैसे बढ़ रहा है। चलो लिखो इसके बारे में पहले, उसके बाद फोटो बनाना। लिखिए वेन, नहीं फोटो बाद में, इसके लिखने के बाद बनाना। लिखिए वेन चार्ज इज सप्लाइड, when charge is supplied to a conducting body या conductor body, when charge is supplied to a conducting body, then it is distributed, then it is distributed, then it is distributed on, then it is distributed on outer surface, then it is distributed on outer surface in such a way that, distributed on outer surface in such a way that, in such a way that surface charge density, in such a way that surface charge density, in such a way that surface charge density is inversely proportional, surface charge density is inversely proportional to, surface charge density is inversely proportional to local radius of curvature, हाँ local, surface charge density is inversely proportional to local radius of curvature। ठीक है, लिखने के जस्ट नीचे आप इसको लिखो तो, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, इसमें नीचे लिख देना, इसके जस्ट नीचे सिग्मा लिखा हुआ है, इसको भी लिख देना। जहां पे सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है ना, सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज कहते किसको हैं, सिग्मा को मतलब सिग्मा किसको कहते हैं, चार्ज पर यूनिट, सिग्मा लैम्डा रो, पहले भी सुना है तुम, नहीं पढ़ा, सुना था, चार्ज का यूनिट, अरे लिख लेना पहले बोलो, चार्ज का यूनिट, एरिया का। तो कोई पूछे कि बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, और डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन एनी कंडक्टर, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन इज कॉल्ड, सेकेंड लास्ट यदि पूछा था एग्जाम में, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करो, 2 नंबर का सवाल। तो सब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये सब तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया ना कि मेटल पे, कंडक्टर पे चार्ज कैसे बढ़ता है, किसके हिसाब से बढ़ता है, रेडियस अगर वेरिएबल है तो सिग्मा भी, अगर रेडियस कांस्टेंट तो सिग्मा भी, और दोनों फिगर छापो। दोनों फिगर आप बना लीजिए, यहां पे ऑर्डर लिख लीजिएगा, और यहां पे ये चीज लिख लीजिएगा, रेडियस कांस्टेंट तो सिग्मा भी कांस्टेंट। आकाश देखो तो निशान सर होंगे उधर, उनसे बोलो कि रूटीन थोड़ा दीजिए। तो तुम लोग का क्लास 6 घंटा का चलता है ना, 6 घंटा चलता है, जिसका बायोलॉजी भी है, बायो मैथ सब अगर चल रहा है तो 6 घंटा क्लास चलता है ना।
बढ़ा दो, बढ़ाओ जी। ऐसे भी क्लास कितना 8:30 से चल रहा था, तो आधा घंटा समय घटाया जा रहा है, 8 बजे से होगा। नहीं नहीं 7:30 वाला ट्रेन पकड़ो और एक आध साल पढ़ लो यार, बहुत दिन से डिस्टर्ब है। कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से जाओ, सुबह आओ रात को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो ना, सब कुछ भूल जाओ अभी 1 साल के लिए, घर द्वार खाना पीना सब कुछ भूल जाओ। पढ़े नहीं करेगा तो कैसे होगा हो? नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में तुम हो, जिंदगी भर पढ़ेगा कोई हो? पढ़ना इतना बढ़िया काम है और वो तुम लोग के लिए 12th में पढ़ लो, यही बहुत है। इसके बाद देखो कि क्या होता है, ज्यादा लंबा नहीं सोचो। जो ट्रेन से आता है 7:30 वाला ट्रेन पकड़ो, बाकी मसौरी आसपास का कोई दिक्कत है नहीं। अब गर्मी ना आ रहा है, गर्मी में प्रॉफिट होगा। हो गया, इसको उतार लिए, जल्दी कीजिए। 11th का भी टॉपिक कवर करना है ना, 1 महीना लॉस हो गया ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, आओगे तभी ना पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन समझ में आता नहीं, ऑनलाइन क्लास होता नहीं है, ऑफलाइन में इतना सवेरे तो कैसे होगा भाई? बेसिकवा को कवर कर लो, दूसरे अगला से मतलब 2 क्लास में पिटाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं ना, इसमें वेक्टर का जोड़ आएगा, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने आएगा, और उसमें अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर कोई उपाय नहीं है, सीधा एक के उपाय है, पिटाओगे तुम। इससे बढ़िया है कि वीडियो बनाया हुआ है, 12 को वीडियो है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, नोट्स में छाप लीजिए, और जो जो चीज सिखाया गया है उसको सीख लीजिए। देखा था जी, देखा था वीडियो? देखो जी, इधर देखो, आपका रूटीन 11th और 12th साथ में चलेगा। ठीक है, साथ में कैसे चलेगा पहले समझ लीजिए। 8 से 10 11th चलेगा, इसमें 2 सेक्शन होगा, 8 से 9 और 9 से 10, और 10 से 12 नहीं, 10 से 2 PM पे चलेगा 12th। देखो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। पहले भी 6 घंटा क्लास कर रहे थे, अभी भी 6 घंटा क्लास है। तो सबसे अच्छा हमको यही रूटीन हमको लगा कि तुमको भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और सिलेबस भी आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक महीना का जो नुकसान हुआ है उसको किसी ना किसी तरह से भरपाई करना पड़ेगा, और छोड़ तो सकते नहीं है। तो देखिए, जो 11th का बच्चा है, जिसको 11th कवर करना था, वो 8 से 9, 9 से 10 में आएगा, और 12th भी अगर साथ में उसको पढ़ रहा है, 12th का बच्चा है, 11 12 दोनों चल रहा है, 11th पढ़ रहा है तो 8 से 10 में आएगा, और जो केवल 12th पढ़ रहा है वो 10 में से क्लास करो। हाँ, सब्जेक्ट बता दे रहे हैं। सेकेंड बैच वो हो गया, सेकेंड बैच जब शुरू होगा एक और फरवरी लास्ट तक, तो तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग सब इसमें कवर करो। तुम लोग 11th भी पढ़ रहा था ना, तो 11th 12th साथ साथ चलेगा। ठीक है, देखो इसमें रूटीन है मंडे ट्यूसडे 2 लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मंडे को इसमें बायो है, 8 से 9 और 9 से 10 में केमिस्ट्री है, और इसमें फिजिक्स है, और इसमें मैथ है। यही अल्टरनेट चलेगा, बायो फिजिक्स अल्टरनेट चल रहा है और केमिस्ट्री मैथ अल्टरनेट चल रहा है क्लास 11th के लिए। ठीक, और इसमें सब क्लास रेगुलर है। इसमें 10 से 11 में है, 10 से 11 में बायो, 11 से बायो में फिजिक्स, 12 से 1 में केमिस्ट्री, और इसमें मैथ। कहां?
इसमें 9 से 10 में फिजिक्स चाहिए, ये वाला। अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत? जो प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं। अगर इस रूटीन में कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। एक बच्चा बोला कि फिजिक्स हमको 9 से 10 में चाहिए, तो 9 से 10 में फिजिक्स है, वो आपका बात हम लेके चलते हैं। और बोलो, इसके अलावा कौन वाला मैथ? ई वाला मैथ पहले कर दीजिए, ई मत करवाओ, ई में गड़बड़ा जाएगा। हाँ, ई हम लिखे ना अभी। इसके अलावा बोलो, बाकी सब ठीक है ना? तो देखिए, इसमें एक काम करते हैं, मैथ और बायोलॉजी को अल्टरनेट कर देते हैं इधर। इसमें मैथ हो जाएगा, इसमें फिजिक्स हो जाएगा। क्या निशान सर, ठीक रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? तो रूटीन अपना लिख लीजिए आप, रूटीन को हिंट कर लो। मंडे का अल्टरनेट है बायोकेमिस्ट्री का 11th, और ट्यूसडे का अल्टरनेट है मैथ फिजिक्स का। ऐसे अल्टरनेट में तो ही चल रहा है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में बायो आएगा और इसमें केमिस्ट्री आएगा, माने फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट और मैथ बायोलॉजी अल्टरनेट, ठीक है? ये 12th का तुम्हारा टाइम टेबल है 10 से 2। जब 11th हमको 11th देखो, ये जो रूटीन है ना, ये ज्यादा दिन का दिक्कत नहीं, लॉकडाउन की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। लॉकडाउन नहीं होता तो 12th हम अभी शुरू ही नहीं करते। अगर 1 महीना का नुकसान नहीं होता ना, तो अभी हम लोग 11th पढ़ते रहते। अब 1 महीना का जो लैप्स हो गया, उसके जगह पे हमको कहीं ना कहीं से उसका भरपाई करना है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि 6 घंटा पहले भी क्लास रहता था, अभी भी 6 घंटा क्लास है। 8 से 2 6 घंटा होता है, लेकिन 6 घंटा में सब कवर हो जाएगा। आई मैक्सिमम मान के चलो ना कि ये वाला रूटीन तुमको अप्रैल तक चलेगा। अभी फरवरी है ना, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना चलेगा। अप्रैल तक में ही हो जाएगा, और उसके बाद अप्रैल के बाद अपना 12th का सेक्शन चलेंगे, उसमें टाइम थोड़ा बढ़ा लेंगे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है कि सही है? तो कल से, ये कल से फॉलो हो रहा है। आज कौन दिन है? ट्यूसडे। हाँ, तो कल बुध है ना, कल ही वाला फॉलो होगा। कल बायोलॉजी और केमिस्ट्री 11th का 8 से 10 होगा, आप पहुंच जाइए। तो आज के लिए इतना ही। इसको आज जो पढ़ाए ना, उसको कल एक बार पढ़ के आ जाना, ठीक है? अटेंडेंस रुक जाओ, अटेंडेंस ले लो।